जयपुर में श्रुति नाम की एक लड़की थी जिसे घर का सारा काम आता था। उसका कॉलेज खत्म होने के बाद उसके घर वाले उसके लिए लड़का देख रहे थे, लेकिन किस्मत से कोई रिश्ता पक्का ही नहीं हो रहा था। इन सबसे परेशान होकर आखिरकार श्रुति की पसंद जानने के लिए उसकी माँ उसके कमरे में आती है और उसे किसी से कॉल पर बात करते हुए सुनती है। यार तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे लिए आज तक मैंने कितने ही लड़के रिजेक्ट किए हैं, अलग अलग बहाने बनाकर, पर आखिर ऐसा कब तक चलेगा? और तुम पंजाबी, अब कैसे होगी शादी? मैं बताती हूँ कैसे होगी। अच्छा, तो ये था वो कारण जिसके लिए तू हर लड़के को मना किया करती थी, और मैं यहाँ तेरे लिए लड़के देख देख कर थक गई थी। नहीं मम्मी, वो दोस्त था। अच्छा, तो तू कल ही अपने उस दोस्त को घर बुला, तेरी शादी करके तुझे उसी दोस्त के साथ घर भेज दूंगी। ये बात सुनकर श्रुति खुश हो जाती है और अमित को कॉल करके सब बता देती है। और अगले दिन अमित अपनी माँ के साथ श्रुति का हाथ मांगने आता है, जहाँ श्रुति को देखकर अमित की माँ कहती है, देखिए आपकी बेटी तो मुझे बहुत पसंद है, और मैंने तो अपनी बेटी की खुशी के लिए इसे बोल रखा था कि जैसी तेरी पसंद होगी मुझे मंजूर होगी, लेकिन हम राजस्थानी हैं और आप पंजाबी, हम दोनों के रिवाज नहीं मिलते हैं। अरे जब दिल मिल गए तो रिवाज भी मिल जाएंगे बहन जी, किस बात की चिंता। ये बोलकर रमोला मुस्कुराने लगती है और उनका रिश्ता पक्का हो जाता है, जिसके बाद उनकी शादी दिसंबर में हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन, बहू तूने सारे घर का काम कर लिया ना? कुछ बचा तो नहीं है? जी माँ जी, मैंने सारे घर का काम कर लिया है, और अब आप मुझे ये बता दो कि रात के खाने में क्या बनाना है, मैं तैयारी कर लूंगी, ताकि रात का काम भी मैं जल्दी खत्म कर सकूं। नहीं, आज रात को कुछ नहीं बनाना। आज तुझे और मुझे मार्केट जाना है शॉपिंग करने, तो खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। अब तू भी तो काम करके थक जाती होगी ना, इसलिए आज खाना रहने दे। मार्केट पर क्यों माँ जी? ऐसा क्या है जो हमें मार्केट जाना है? किसी की शादी वादी आने वाली है क्या जो आप मार्केट जाने की बात कर रही हो? नहीं भाई, अगले हफ्ते लोहड़ी है। मैं चाहती हूँ मेरी बहू की पहली लोहड़ी बहुत अच्छे से मनाए, तो मैं तेरे लिए और मेरे लिए एक नई साड़ी ले लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू पटियाला सूट तो नहीं पहनने वाली है, और बाकी का जरूरी सामान भी ले लेंगे। शाम को वो दोनों मार्केट जाने के लिए निकल जाती हैं। तभी उन्हें पड़ोसन गायत्री मिलती है, जो उसे टोकते हुए कहती है, अरे रमोला बहन कहाँ जा रही है अपनी नई नवेली बहू को लेकर? अरे तू तो जानती कि लोहड़ी आने वाली है, और ये मेरी बहू की पहली लोहड़ी है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई कसर रह जाए, तो हम दोनों मार्केट जा रहे ताकि लोहड़ी की जमकर खरीदारी कर सके। रमोला, बंदर जितना भी सूट पहन ले, गुलाटिया खाना नहीं भूलता। तेरी बहू राजस्थानी है, तो इसे जितना भी पंजाबी बनाने की कोशिश कर ले, रहेगी तो ये राजस्थानी ना। माफ करना आंटी जी, भले ही राजस्थानी हो या पंजाबी, है तो हम सब एक ही देश के वासी ना। सही बोला तूने। और गायत्री, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। वो इतना कहकर अपनी बहू को लेकर चली जाती है। दोनों सास बहू शॉपिंग करके घर वापस आते हैं, जिसके बाद श्रुति को कुछ अजीब सा लगता है और वो अपने कमरे में आकर खुद से कहती है, मम्मी जी, मुझे कितने प्यार से अपनाया है आपने, बिल्कुल अपनी बेटी जैसा प्यार दिया है। मुझे साड़ी पहनना पसंद है, इसलिए कभी पंजाबी सूट पहनाने तक का सोचा भी नहीं, लेकिन मैं गायत्री आंटी के आगे उनकी इंसल्ट नहीं होने दूंगी। उनकी बहू की पहली लोहड़ी यादगार बनवा कर रहूंगी। श्रुति ये बोलकर अपना लैपटॉप खोलकर लोहड़ी की सभी रस्मों को देखने लगती है, जिसके बाद वो सब रस्मों के बारे में अच्छे से पढ़। ऐसे दिन गुजरने लगते हैं और एक रात जब वो अपने कमरे में अकेली थी, तो अचानक ही वो खुद से कहती है, अब तो मैंने माँ जी को सरप्राइज देने के लिए फुलकारी सूट भी ले लिया, लेकिन श्रुति तू ये भूल गई कि पंजाबी भांगड़ा करते हैं। कोई बात नहीं, अभी टीवी पर भांगड़ा चला देती हूँ। ये बोलकर श्रुति टीवी पर भांगड़ा चला देती है और नाचने की प्रैक्टिस करने लगती है। तभी कमरे में उसका पति अमित आता है और उसको ये सब करते देख लेता है। अरे सास की राजस्थानी बेटी और मेरी माँ की पंजाबन बहू, ये देर रात को कौन सा भूत चढ़ा है जो भांगड़ा कर रही हो? देखो, मैं नहीं चाहती कि माँ जी की नाक नीचे हो, तो मैं एक अच्छी पंजाबन बहू की तरह सभी रस्में सीख रही हूँ जो लोहड़ी पर होती है, और मैंने अपनी बचत से पटियाला सूट भी ले लिया है। बस ये भांगड़ा रहता है जो मुझे करना ही नहीं आता। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। इसके बाद वो उसे भांगड़ा सिखा देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ईजी है। जी मैडम, लेकिन कल तुम्हें इससे भी इम्पोर्टेंट काम करना है। वो क्या? वो माँ तुम्हें सुबह सब समझा देंगी। श्रुति को अपने पति की बात ठीक से समझ नहीं आती। फिर अगले दिन सुबह जब सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे, रमोला दोनों को लोहड़ी विश करने के बाद उन दोनों से कहती है, क्या बात है बच्चों, कल तुम दोनों के कमरे से बड़े गाने और नाचने कूदने का शोर आ रहा था। नहीं तो माँ, वो तो बस ऐसे मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा था। ओह अच्छा। श्रुति बहू, आज घर पर तुम्हारी पहली लोहड़ी है, और इस दिन हमारे यहाँ कुछ मेहमान आते हैं। तुम नई बहू हो, इसलिए सभी मेहमान तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना ही खाएंगे, तो आज तुम बढ़िया खाना बनाकर तैयार कर दो। जी माँ जी, लेकिन खाने में क्या बनाना है? खाने में तू साग, मटके की रोटी, दही भल्ले, और हाँ, मीठे में तू गुड़ की खीर बना देना। और भी बहुत सी चीजें बनानी है, तू बना तो लेगी ना?
हाँ माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बना लूंगी। शाबाश मेरी प्यारी बहू। श्रुति ने अब ऐसा कह तो दिया, लेकिन वो ये सोचने लगी कि वो ये सब बनाएगी कैसे, क्योंकि उसने तो कभी साग और मक्के की रोटी बनाई ही नहीं। कोई बात नहीं श्रुति, आज तो YouTube पर रेसिपी देखकर खाना बना। वैसे भी तो तूने शादी से पहले भी उसी पर देखकर खाना बनाना सीखा है ना। अब श्रुति YouTube की मदद से मक्के की रोटी और सरसों का साग, साथ ही दही भल्ले और गुड़ की खीर बना लेती है। फिर शाम को लोहड़ी फंक्शन के लिए मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। सभी मेहमान गार्डन एरिया में चले जाते हैं। कुछ देर बाद गायत्री भी वहाँ आ जाती है। अरे रमोला, आई नहीं तेरी राजस्थानी बहू। मैं अभी तो देखूं, उस दिन तो बड़ा बोल रही थी कि मैं वो, अब कहाँ गई? कहीं मायके तो नहीं भेज दिया मेरे ताने से बचने के लिए? उसने इतना बोला ही था कि तभी उसकी नजर और रमोला की नजरें श्रुति और अमित पर जाती हैं। जहां अमित ने कुर्ता पजामा डाला था तो वहीं श्रुति ने फुलकारी वाला पटियाला सूट, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। आप सभी मेहमानों को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। पहले हम ये प्रसाद चढ़ाएंगे और लोहड़ी मनाएंगे। इसके बाद सब साथ में खाना खाएंगे जो मैंने बनाया आप सबके लिए। इसके बाद वो सब साथ में लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। अमित और श्रुति साथ में भंगड़ा करते हैं। फिर श्रुति सबको अपने हाथ का बना हुआ पंजाबी खाना भी खिलाती है, जिसे खाकर सभी मेहमान उसकी खूब तारीफ करते हैं, जिससे गायत्री की बोलती बंद हो जाती है। शाहपुर नाम का एक गांव था जहां एक गरीब परिवार रहता था। उनके परिवार में अशोक नाम का एक आदमी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे, एक बहू और 2 पोता पोती रहते थे। एक दिन शाम होते ही उनकी गली में गोलगप्पे बेचने वाला आता है। आइए आइए, खट्टे मीठे इमली वाले सब्जी के गोलगप्पे खा लीजिए। गोलगप्पे की आवाज सुनकर तभी अशोक के घर के सामने वाला विनोद अपने परिवार के साथ बाहर गोलगप्पे खाने आता है। अरे वाह, गोलगप्पे वाले भैया, आप तो एकदम ईद का चांद हो रहे हो। बड़े दिनों में आज दर्शन दिए हैं। अरे भाई साहब, गाँव गया हुआ था बच्चा को लेकर, बस इसी वजह से ठेला नहीं लगा पा रहा था। तभी विनोद का पोता सोनू कहता है, दादाजी मुझे सब्जी वाले गोलगप्पे खाने हैं। हाँ, क्यों नहीं मेरे लाडले बेटे। भाई साहब, मेरे पोते को पेट भरकर गोलगप्पे खिलाओ भाई। अरे ठीक है जी। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले के लोग उसके ठेले पर भीड़ लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोक का परिवार उन्हें देखकर अपना जी ललचा रहा होता है। तभी अशोक की पत्नी उससे कहती है, मेरा तो सब्जी वाले गोलगप्पे देखकर जी बड़ा ही ललचा रहा है। हाँ माँ जी, मन तो मेरा भी बड़ा ही कर रहा है सब्जी वाले खट्टे गोलगप्पे खाने का। पिताजी हमें भी गोलगप्पे खिला दो ना। बेटी, आज तो बोनी भी नहीं हुई है, बिल्कुल पैसे नहीं है मेरे पास। मुंह लटकाकर सभी लोग अंदर चले जाते हैं और फिर अगले दिन राम कच्ची सड़कों पर कड़कती धूप में सब्जी की बोरी रखे हुए ठेलों को खींचते हुए अपने घर के आगे रोकता है और हांफता हुआ अपने छोटे भाई तरुण को आवाज लगाता है। तरुण, अरे वो तरुण, बाहर आकर सब्जी की बोरी उतरवा दे। अंदर से आवाज लगाता हुआ तरुण कहता है, आया भैया। दोनों भाई तेज धूप में ठेली से बोरी उतारते हैं। माँ, सब्जी की बोरी खोलकर सारी सब्जियों को हवा में फैला दो। गर्मी बहुत पड़ रही है, डर है कि खराब न हो जाए। गर्मी के कारण आज सुबह तड़के सब्जी बेचने गए थे, फिर भी आते हुए इतना समय हो गया। अरे कितनी बार कहा है तुझे, है साथ में अपने छोटे भाई को भी लेकर मंडी जाया कर, ताकि कल को इसकी भी आलू प्याज की ठेली लगवा दे। अब एक की कमाई से घर नहीं चलता है, खाने वाले 10 लोग और कमाने वाला एक आदमी है। आखिर कितना करोगे तुम? नहीं पिताजी, अभी तरुण छोटा है, मैं अभी इसको इस काम में नहीं डाल सकता हूँ। अशोक की गरीबी का सबसे बड़ा कारण यही था। परिवार में खाने वाले 10 और कमाने वाला 1, जिसके चलते घर कभी आगे नहीं बढ़ सका। राम की हालत भी इसीलिए खराब रहती थी क्योंकि वो जो भी पैसे कमाता था उनसे अपने परिवार का गुजारा चलाता था। दोपहर के समय राम खाना खाता है, जहाँ उसकी पत्नी कोमल उसके आगे प्याज की भुजी और साथ में 2 रोटी रख देती है। ये क्या, आज फिर तुमने प्याज की भुजिया बना दी? मेरी तो रोज रोज इसे खाने से भूखी मर गई है। सारे दिन धूप में धक्के खाकर सब्जी बेचो और एक टाइम ठीक से खाना भी नसीब नहीं होता है। राम तो बेकार में ही बहू पर गुस्सा कर रहा है। घर में जो रखा है वही तो बनाएगी बेचारी। तुम्हें तो बस हमेशा बहू का पक्ष लेना है। मेरी तो जुबान फीकी पड़ गई है इस प्याज की भुजिया को खा खा कर। अरे बहू कभी तो रसेदार सब्जी भी बना सकती है। मेरा तो तीखा चटपटा खाने को मन तरस गया है। वाह जी वाह, जेब से खर्चा भी नहीं और मक्खन मलाई भी खाने को चाहिए। थोड़ी देर बाद राम मुंह बनाकर बाजार में सब्जी बेचने चला जाता है। हे भगवान, आज तो कोई ग्राहक आने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई आज तो। तभी राम अपने आगे एक ठेला लगा देखता है। ये ठेले वाला ऐसा भी क्या बेच रहा है जहाँ लोगों ने मक्खी की तरह भीड़ लगा रखी है? फिर ठेले वाले ग्राहकों को आवाज लगाकर बुलाता है, आइए आइए, अरे भाई साहब सब सब्जी वाले गोलगप्पे खाइए भैया। अरे 10 रुपए का 1, 20 रुपए के 3। राम ये सुनकर हैरान हो जाता है और मन ही मन कहता है, बाप रे, इस गोलगप्पे वाले ने तो लूट मचा रखी है। 10 रुपए में एक सब्जी वाला गोलगप्पा बेच रहा है।
ये तो लोगों का पागल बनाकर अच्छे नोट छाप रहा है और बाकी आलू प्याज के ठेले पर भी अच्छी भीड़ है, बस मेरे ही ठेले पर कोई नहीं आ रहा है। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहता है और कुछ टाइम बाद राम थोड़ी और पूंजी लगाकर हरी सब्जी के साथ आलू प्याज भी बेचने लगता है। लेकिन घमस गर्मी के चलते अब सब्जियां गलने लगती हैं, जिसे देखकर माला कहने लगती है, हे भगवान, इतनी गर्मी के कारण सारी सब्जियां गलने लगी हैं। अरे बहू, एक काम कर, इनमें से ठीक से आलू निकाल कर आलू की कचौरी बना ले और हरी सब्जियों में से ठीक से निकाल कर हरी चटनी बना लियो। ठीक है माँ जी। फिर बहू आलू उबाल कर आटा मलकर गर्मा गर्म कचौरी बनाने लगती है और साथ में फूली फूली पूरी भी। तभी माला की पोती मुनिया एक छोटी सी पूरी बनाकर खुशी खुशी अपनी माँ से कहती है, मामा, ये छोटी सी पूरी भी मेरी तेल में तल दो ना, मुझे ये खानी है। अच्छा ठीक है, लाओ। बहू जैसे ही उसकी पूरी को तेल में तलती है वो पानी पूरी की तरह फूल जाती है और मुनिया उसमें हरी हरी चटनी में पानी मिलाकर उस पूरी में भरकर खाने लगती है। मामा, इस पूरी के अंदर ये पानी भरकर बिल्कुल गोलगप्पे की तरह लग रहा है ना। मुनिया की बात सुनकर उसकी माँ के दिमाग में एक जुगाड़ आता है। राम सब्जी बेचने चला जाता है और शाम को सुरभि बहुत ही स्वादिष्ट मिक्स वेज की सब्जी बनाती है और साथ में परात में आटा और सूजी गूंथती है। तभी बाहर से माला ये सब देखकर कहती है, अरे बहू, आज ये इतनी सारी मिक्स वेज की सब्जी किसके लिए बनाई है और ये आटा सूजी अलग अलग क्यों मान रही है? आज कुछ खास बना रही है क्या? माँ जी, हरी सब्जियों में से इतनी सारी सब्जियाँ निकली थी और अगर मैं न बनाती तो ये खराब हो जाती, इसलिए आज मैं सब्जी वाले गोलगप्पे बना रही हूँ। अरे वाह बहू, फिर तो मजा ही आ जाएगा। ला, धनिया पुदीना की चटनी मैं बना देती हूँ। सभी ससुराल वाले मिलकर हलवाई की तरह गोलगप्पे बनाते हैं और सुरभि उन्हें मंदी मंदी आंच पर तेल में तलती है। थोड़ी देर बाद एक टोकरी भरकर गोलगप्पे बनकर तैयार हो जाते हैं और साथ में खट्टा मीठा पानी भी बनकर तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद सुरभि अपने गरीब परिवार को सब्जी वाले गोलगप्पे बनाकर खिलाती है, क्योंकि वो कब से इनकी इच्छा अपने मन में मार कर बैठे हुए थे, जो खाने के बाद सभी को बहुत पसंद आते हैं। तभी अशोक खुश होकर कहता है, एकदम फर्स्ट क्लास का सब्जी वाला गोलगप्पा बनाया है तुमने बहू। हाँ, आखिरकार आज पहली बार गोलगप्पे का स्वाद चख लिया है। बहू, दो और खिला दो बस। हाँ पिताजी, मैंने आटे वाले गोलगप्पे बनाए, उनका भी स्वाद चखकर बताइए कैसी है। अरे हाँ, क्यों नहीं। एक एक करके सुरभि सबको गोलगप्पे के अंदर मिक्स वेज की सब्जी की फिलिंग भरकर खिलाती है और आखिरकार गरीब ससुराल वालों का सब्जी वाले गोलगप्पे खाने का ख्वाब पूरा हो जाता है। और कुछ दिन बाद सुरभि अपने घर के आगे ही सब्जी वाले गोलगप्पे का ठेला भी लगा लेती है और दूसरे गोलगप्पे वाले से कम दाम में बेचने लगती है। कुछ नया और अच्छा देखकर उसके ठेले पर ग्राहक आने लगते हैं, जिससे उसकी अब खूब अच्छी खासी आमदनी होने लगती है, जिससे बहू अपने गरीब परिवार के दिन अब धीरे धीरे सुधारने लगती है। अब वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।